हेलो। आज हम बात करेंगे सीरिया के बारे में कि सीरिया में वहाँ पर करंट में इलेक्शन हुआ था और वहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट बशर अल असद वो फिर से जीत गए हैं लगातार चौथी बार। और सबसे अजीब बात यह है कि उनको इस इलेक्शन में 95% वोट भी मिला है। तो चलिए इस टॉपिक का एनालिसिस करते हैं और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर एक आर्टिकल छपता है आज ही कि सीरियाज असद विंस 4th टर्म विथ 95% ऑफ वोट इन इलेक्शन द वेस्ट कॉल्स फ्रॉडुलेंट। यानी देखिए, सीरिया में इलेक्शन हुआ जिसमें वहाँ के करंट प्रेसिडेंट बशर अल असद फिर से जीत जाते हैं और वो भी चौथी बार लगातार। और वो भी इनको वोट कितना मिलता है तो 95%। अब सोचिए कि कोई इलेक्शन हो और वहाँ के करंट प्रेसिडेंट का वोट मिले जो वहाँ पर मान लीजिए कि 20 साल से साथ सत्ता में है और उसका मतलब टोटल वोट जितना भी मिले वो 95% हो, तो ये अपने आप में अजीब बात है। तो इसको वेस्ट जो भी पश्चिमी देश है जैसे कि अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, सब ने बोला है कि ये फ्रॉड वोट है, ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ था, फ्रॉड काउंटिंग हुआ और इसी में बशर अल असद जीते हैं। और ऐसा ही द हिंदू ने भी रिपोर्ट किया है कि सीरिया में असद जो जीते हैं वो एकदम प्रिडिक्टेबल था। यानी पहले से पता था कि असद ही जीतेंगे, वहाँ पर और कोई अपोजिशन है ही नहीं। तो मैं बता दूं कि यह है वहाँ के करंट प्रेसिडेंट बशर अल असद और वहाँ पर इलेक्शन में इनको बहुत ही हिस्टोरिक मैंडेट मिली है। एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि 95% बहुत ही अजीब है अपने आप में। इतना तो रशिया में ऐसा लोग कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन है वो पूरी तरीके से रशिया को डिक्टेट करते हैं और उनका अपोजिशन जो भी आता है सबको जेल में डाल देते हैं। इसके बावजूद उनको वहाँ पर 70% वोट मिलता है। लेकिन यहाँ पर असद साहब तो उनके भी चैंपियन निकले, उनको 95% वोट मिल गया। तो चलिए बात करते हैं चुनाव के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो बोला है कि 95.1% वोट बशर अल असद को मिला है। और इससे हुआ कि जैसे देखिए वो भी तब मिला है जब इनका कंट्री पूरी तरीके से क्राइसिस में है। 2011 से वहाँ पर सिविल वार छिड़ा हुआ है। बहुत सारा मतलब करंट प्रेसिडेंट जो असद साहब हैं वो पूरे कंट्री को होल्ड भी नहीं करते हैं क्योंकि जो उनका ज़मीन है 70% ज़मीन ही वहाँ की गवर्नमेंट अपने पास अभी होल्ड करती है। 30% ज़मीन पर तो रेबल फाइटर्स होल्ड करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतना ख़राब कंडीशन के बावजूद 95% मिलना अपने आप में बहुत अजीब है। इसीलिए वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो बोल रहे हैं कि पूरी तरीक़े से फ्रॉड था। हालांकि वहाँ पर इलेक्शन वेडनेसडे को हुआ था और आज ये सैटरडे है। तो सैटरडे को हम ये न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्राइडे को ही वहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आया। तो मैं बता दूं कि वो पूरी तरीक़े से ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 10 साल से भी अधिक समय से वो कॉन्फ्लिक्ट में है, सिविल वार छिड़ा हुआ है जिसमें वहाँ के करीब लाखों लोग मारे गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग मारे गए हैं, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। पूरा जो देश है उसकी आधा से अधिक पॉपुलेशन विस्थापित हो चुकी है, अपनी घर को छोड़कर जा चुकी है। इसके बावजूद वो जीत चुके हैं। तो खैर मैं बता दूं हेड ऑफ़ द पार्लियामेंट जो वहाँ के पार्लियामेंट है जैसे कि हम लोग का संसद है तो वहाँ के स्पीकर साहब हैं, उनका नाम है हमाद सबाह। तो हमादा सबाह ने ये इलेक्शन को उन्होंने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया उन्होंने और बोला कि वहाँ पर वोटर टर्नआउट 78% हुआ। यानी जी कितने लोग वोट देने आए तो वो 78%। सोचिए इतनी क्राइसिस कंडीशन में भी अगर 78% वोट देने लोग आते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल फिलहाल में नवंबर में चुनाव हुआ था आपको बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसमें टोटल टर्नआउट 70% भी नहीं हुआ था। लेकिन सीरिया के इलेक्शन में 78% हो गया। ये अपने आप में अजीब बात है। और वहाँ पर मैं बता दूं कि सीरियन गवर्नमेंट का कहना है कि टोटल वहाँ की पॉपुलेशन ही भाई 1 करोड़ 90 लाख है, जिसमें से बोले कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो 1 करोड़ 90 लाख में से अगर 1 करोड़ 40 लाख लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेन कंट्रीज़ इसको फ्रॉड बता रही हैं, तो वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ये सब बोले हैं कि भाई ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, ये पूरी तरीके से दबाव में इलेक्शन हुआ था। असद को पता था कि मैं पहले से जीतूंगा और 95% मिलना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो सीरिया का जो दुश्मन देश है, एडवर्सरी है टर्की, उसने भी बोला है कि भाई ये देखो बहुत ही इलिजिटिमेट पूरी तरीक़ा से वोटिंग हुआ है। और इसने बोला है कि यार देखो सीरिया में एक ही परिवार है, जैसे कि असद परिवार, बशर अल असद हैं, फिर से उनके पिताजी हैं
हाफिज अल असद, वो भी 30 साल तक रूल किए हैं, और 30 साल से वो रूल किए हैं, और 2000 में वो मर गए, तो 2000 के बाद और ये 2021 चल रहे हैं, यानी 21 साल से ये रूल कर रहे हैं। तो टोटल मायने में देख लिया जाए तो ये फैमिली करीब 6 दशकों से उस पूरे सीरिया पर कंट्रोल बनाए हुए है। तो ये भी टर्की देकर बोल रहा है कि भाई एक ही परिवार का इतना इतना समय तक रूल होना बिल्कुल ये मतलब अच्छा नहीं है, और उसने क्रिटिसाइज़ भी किया है। हालांकि मैं बता दूं कि असद का जो पूरी तरीक़े से टेन्योर है उसमें देखिए 2000 से लेकर के 2010 तक सब नॉर्मल था, इकॉनमी भी अच्छी थी, ऑयल डिमांड था, वो लोग अच्छा खासा बेच रहा था, पैसा वो लोग कमा रहे थे, अपने 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 लोगों को वो लोग हर चीज़ की सुविधा दे रहे थे। मतलब एक सीरिया अच्छा खासा कंट्री था, जैसा मिडिल ईस्ट में सारी कंट्री जैसे कतर है, कुवैत है, ओमान है, ऐसे वो भी डिलीवर कर रहा था अपना अपना जो भी वो प्रॉमिस किया था लोगों से, वो सब चीज़ वो डिलीवर कर रहा था प्रॉमिस को। लेकिन असली खेल वहाँ पर शुरू होता है 2011 में, अरब स्प्रिंग, जब ट्यूनीशिया से फैलता है और फैलते फैलते वो सीरिया तक भी पहुँच जाता है, और वहाँ के लोग एक तरीक़े से विद्रोह कर देते हैं। वहाँ के बहुत बड़ी मेजॉरिटी, वहाँ के मतलब काफ़ी लोग जो कि रेबल्स बन जाते हैं, सरकार के खिलाफ बोल जाते हैं, और उसी टाइम इस्लामिक स्टेट जो आतंक का साम्राज्य था वो भी सिर उठाता है और लाखों लोग का हत्या करता है, मारता है, पीटता है। और इस पूरे कंडीशन तो असद का जो अभी तक का टेन्योर है वो 2011 के क्राइसिस से जोड़कर देखा जाता है कि उनके शासनकाल में पूरी तरीक़े से सीरिया से एक मतलब मेजर इरप्शन होता है रेबल्स का, और पूरी तरीक़े से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में फैल जाता है। हालांकि मैं बात बताऊं कि बहुत सारी चैलेंज है असद के लिए। हालांकि वो इलेक्शन तो जीत चुके हैं, लेकिन उन पर बहुत सारा प्रेशर है कि अभी तक वो पूरे अपने कंट्री को 70% ही होल्ड करते हैं, और 30% जो कंट्री है उसको कुर्दिश जो रेबल्स फाइटर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, जो कि उसका नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है सीरिया का, उसे कुर्दिश रेबल फाइटर उसे होल्ड करते हैं, क्योंकि अभी भी वो सीरिया का 70% ही लैंड को वो ओन करते हैं, और इकॉनमी भी एकदम खस्ता हाल है। एकदम सोचिए, ऑयल रिच कंट्री का आज की डेट में इकॉनमी $25 बिलियन ही है। मतलब इसका पर कैपिटा इनकम जो है वो $1000 से भी नीचे है। मीन्स ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब है, नेपाल से भी ज़्यादा गरीब है, ये श्रीलंका से भी ज़्यादा गरीब है, ये मालदीव से भी ज़्यादा गरीब है। एक ऑयल रिच कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट में है। फिर से मैं बात कर दूं कि इस पूरे इलेक्शन को कुर्दिश फाइटर्स ने भी पूरी तरीके से बॉयकॉट किया, और वो बहुत बड़ा लैंड को ओन करते हैं, इदलिब रीजन को। मैं दिखाऊंगा आपको मैप में, आप उसे अच्छा से मैं मैप से एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरीक़ा से सीरिया को। तो मैं बता दूं कि उनके जो विरोधी थे वो भी भाई 2 कैंडिडेट उतरे थे। उनके पहले ही कैबिनेट जो एक मंत्री रह चुके थे वो थे, और एक महमूद हामिद मारी थे। तो इन लोगों को जो कि ये थे, उनके जो कैबिनेट मंत्री जो थे उनका नाम अब्दुल्ला सालोम अब्दुल्ला था, उनको 3.3% वोट मिला, और जो इनके महमूद अहमद मारी थे उनको 1.5% वोट मिला, और बाकी जो भी वोट था जैसे 95.1% वो मिल गया असद साहब को। तो ये है सीरिया का मैप। तो इस सीरिया के मैप में मैं बता दूं कि उसका कैपिटल दमिश्क है। दमिश्क जिसको हिंदी में दमिश्क कहा जाता है, और ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो अभी भी जीवित है। ये वाकई में अमेजिंग है। और सीरिया का ये वाला जो पार्ट है, अलेप्पो हुआ, ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो कि टर्की से बॉर्डर शेयर करता है, ये पूरी तरीक़े से वहाँ के जो फाइटर्स हैं, रेबल फाइटर्स, जो कि कर्डिश रेबल फाइटर है, ये कुर्दिस्तान इसे देश बनाना चाहते हैं, वो कंट्रोल करता है, और बाकी सारी ज़मीन को असद साहब कंट्रोल करते हैं। और बीच में 2014 से तो इनका ये 30% लैंड ही होल्ड करते थे, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी जो लैंड थी वो तो मैं बता दूं कि आईएसआईएस कंट्रोल करता था, और 1/3 पार्ट जो है वो कुर्दिश फाइटर्स कंट्रोल करते थे। और इनका चैलेंज है, अभी भी चैलेंज है कि ये पूरी तरीके से कंट्री को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद से पूरी तरीके से कंट्री में एकदम तरीक़ा से जो भी रूल ऑफ लॉ है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। और फिर से मैं बता दूं कि ये इनके जो कंट्री है यहाँ पर बहुत ही मेजर हिस्टोरिक रिवर फ्लो करती है, जैसे बहती है, जैसे कि यूफ्रेटस नदी, जिसको अरबी में दजला फुरात कहते हैं, वो यूफ्रेटस नदी, इसको मतलब कि मिडिल ईस्ट में इसका बहुत नाम है। टिग्रिस, यूफ्रेटस रिवर, ये उसकी लाइफ लाइन है सीरिया की इकॉनमी का। फिर से मैं बात कर दूं कि ये कौन से कंट्री को बॉर्डर शेयर करते हैं, तो टर्की में नॉर्थ में, जैसे कि मैंने बताएं, लेबनान को वेस्ट में, ये लेबनान हो गया, ये लेबनान हो गया, ओके ना।
उसके बाद इराक को ईस्ट में बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है इराक के साथ, और जॉर्डन इन द साउथ, जॉर्डन को साउथ में यहाँ पर। और फिर से मैं बता दूं कि इजराइल इन द साउथ वेस्ट, इजराइल के साथ ये साउथ वेस्ट में। मैं बता दूं यहाँ पर एक उसका पार्ट है जो कि ये सीरिया का ही पार्ट था, जो कि 1967 वॉर में उसे इजराइल हड़प लिया, जीत लिया, और उसे उसका नाम है गोलन हाइट्स, जो कि अभी भी इंटरनेशनल इशू बना हुआ है कि वो सीरिया का पार्ट है या इजराइल का पार्ट है। लेकिन इस मैप में उसे दिखाया गया है इजराइल का पार्ट, क्योंकि जहाँ से ये मैप मैं लिया हूँ उसे यूएस एंटरप्रेन्योर ओन करते हैं, तो भाई उनका फ्रेंड है इजराइल, तो उसे इजराइल को ही दिखाएंगे, तो इसलिए वो दिखाए हैं। फिर से मैं बता दूं कि इजराइल जो है वो मतलब लैंड एरिया से भी अच्छा खासा देश है। 1,85,180 स्क्वायर किलोमीटर को इसका लैंड एरिया है, जो कि मैं बता दूं तो ओल्ड बिहार जितना बड़ा था उतना ही बड़ा ये इसका पूरा लैंड एरिया है। ये अरेबियन पेनिनसुला में आता है। और फिर से मैं इसको पूरी तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बता दूं तो इसका जो डेमास्कस है वो एकदम सदर्न पॉइंट में पड़ता है। ये रिफ दिमास्क एक स्टेट है, उसमें आता है। फिर से होम्स इसका जो स्टेट है वो सबसे बड़ा स्टेट है। और जो अभी रेबल फाइटर जो हैं कुर्दिश रेबल फाइटर, उनके कंट्रोल में ये वाला रीजन है, इदलिब है, एलेप्पो है, अल रक्का है, जो कि टर्की से बॉर्डर शेयर करते हैं। क्योंकि टर्की में भी अच्छा खासा वहाँ के 30% पॉपुलेशन जो है वो कुर्दिश है। और ये कुर्दिश लोग मिलकर ये पूरा जो तुर्की का भी लैंड है इसके मिलाकर कुर्दिस्तान एक नया देश बनाना चाहते हैं। और इसका अगर मैप मैं दिखा दूँ तो पूरे वर्ल्ड मैप में यहाँ है मिडिल ईस्ट में, ये पूरा मिडिल ईस्ट है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो सीरिया है वो सीरिया, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में बताना चाहता हूँ कि सीरिया में जो असद साहब है वो भी मुस्लिम फेथ को बिलोंग करते हैं, बट वो मुस्लिम फेथ के एक जो धड़ा है, एक फैक्शन है सिया फेथ, उसे वो बिलोंग करते हैं। और सिया वो प्रेसिडेंट दुनिया के गिने चुने ही देश में सियाओं का रूल है। जैसे कि सीरिया में असद साहब हो गए, इराक में अभी हुआ है काफ़ी समय के बाद, 100 सालों के बाद हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा अगर सियाओं का कोई बहुत बड़ा देश है, कोई बड़ा रहनुमा है, तो वो है ईरान। ईरान का अयतुल्ला अली खुमैनी उसके मतलब सुप्रीम लीडर है। फिर से मैं आपको बता दूं तो लेबनान का एक मतलब बहुत बड़ा मतलब कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में मैं भूल रहा हूँ, वैसे मैं मेंशन कर दूंगा। तो वो भी एक पूरी तरीक़ा से सिया मिलिटेंट ग्रुप है। उसके बाद से मैं बता दूं तो बहुत सारे और भी कंट्री में जितने भी सिया हैं वो काफ़ी असद साहब को बैकअप देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आप अंतिम सिया हो जो इस कंट्री को ओन करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जब राक्षसों का साम्राज्य उदय हुआ था ISIS वालों का, इस्लामिक स्टेट का, तो वहाँ के जो एक हिस्टोरिक सिटी था पलमायरा, उसको उन्होंने तबाह कर दिया, जो कि भूकंप में कभी तबाह नहीं हुआ, आंधी में कभी तबाह नहीं हुआ, उसको प्रकृति कभी तबाह नहीं कर पाई, लेकिन शैतानों का जो साम्राज्य था ISIS उसने उसे तबाह कर दिया। देखिए पहले वो ऐसे दिखता था, लेकिन अब उसका क्या हाल है। देखिए सारी एकदम हजारों साल पुरानी इमारतों को उन राक्षसों ने ढा कर रख दिया। बहुत शानदार था, हजारों साल पुराना इमारत था, सब बर्बाद कर दिया। सो थैंक्स। आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।